Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSP Adda 614. I hope you all are doing great. So as you know, exam is very soon, so you have to be prepared, and also we are covering all the important lectures for all the people who are preparing for JK पुलिस कांस्टेबल एग्जाम. सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम कंप्यूटर का टेस्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो टेस्ट 1 में आपको बताना है कि क्या आप इसमें तैयारी इतनी अच्छी है आपकी कि आप इसमें 15 आउट ऑफ 15 क्या स्कोर कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर आज जो 15 जो है टोटल 15 में से 15 स्कोर करेगा तो ये उसकी तैयारी दर्शाएगा कि उसकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी है और उसको फिर और अच्छे से प्रिपेयर होके कॉन्फिडेंट होके अच्छे से तैयारी करनी है. और अगर किसी के कम आते हैं उनको भी निराश नहीं होना, आपके पास भी अभी बहुत ज्यादा टाइम है. आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हमारे चैनल पे डेली हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, अपने एंड से भी आपको करने हैं. ठीक है, जितना हो सके. उससे क्या होगी कि आप ही की तैयारी जो है वो अच्छी रहेगी और आपको एग्जाम में एक एज मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का जो कंप्यूटर टेस्ट हो रहा है तो उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. उसके पहले जस्ट आपको मैं एक बेसिक चीज बता दूं. जो कंप्यूटर जो है किसने इन्वेंट किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट वाज चार्ल्स बेबेज. कौन थे? चार्ल्स बेबेज. लेकिन अगर फादर ऑफ अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन है? हमारे एलन ट्यूरिंग. एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा. क्या है? एलन ट्यूरिंग. ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जो इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा वो डेवलप हुआ था उसका नाम था हमारा सिद्धार्थ. क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो इंडिया में डेवलप हुआ था. और कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन. ठीक है, JOHN वॉन न्यूमैन. ठीक है, तो ये माउस से थोड़ा इशू आता है तो आप इसको लिख लीजिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन. तो ये थे हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड फादर वगैरह. और इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स को किसने इन्वेंट किया था वो भी आपको लिखना है. वो थे हमारे बेल लेबोरेटरी. किसने इन्वेंट किया था? बेल लेबोरेटरी. ठीक है, ये याद कर लेना. बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की आई थी 1946 से लेकिन 59. तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे. सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे 1959 से 65 में आए थे, ये थे आपके ट्रांजिस्टर बेस्ड. थर्ड जनरेशन 1965 से 1971, इसमें आई थी आपकी आईसी बेस्ड यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड. फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, इसमें आएगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. तो इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन की बात करें 1980 ऑनवर्ड्स, तो इसमें क्या थे हमारे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड. तो ये 5 जनरेशन आपको पता होनी चाहिए. और किस पे बेस्ड थे ये कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए. इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मे भी आपको इसकी जो जनरेशन की टाइमिंग भी पूछ ले तो ये ड्यूरेशन भी आप एक बार देख लेना. ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड A number printed above the baseline is called. बेसलाइन के अबव जो भी नंबर प्रिंट होता है MS वर्ड में उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट या फिर अबव BL. तो काफी इजी क्वेश्चन है और ये PYQ है और ये रिपीट हुआ है SSB में. तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बार बार. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो नंबर होता है एक तरह का ये कैरेक्टर होता है. क्या होता है? ये कैरेक्टर होता है जो आपके मतलब सराउंडिंग जो टेक्स्ट होगा उसके अबव ये कैरेक्टर होता है. ठीक है, कोई भी अगर टेक्स्ट है, कोई भी जो टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एक छोटा सा कैरेक्टर होगा मतलब उसके ऊपर, तो ये रहेगा आपका सुपर स्क्रिप्ट. ठीक है, इनके यूजेस क्या होते हैं सुपरस्क्रिप्ट्स के? यानी कि जो भी आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह के होते हैं. ये ऊपर ये जो आपका आ गया कैरेक्टर,
तो केमिकल फॉर्मूलाज में, या फिर अगर आप बात करो फुट नोट्स या फिर एंड नोट्स, यहाँ पे भी इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब आप रिसर्च करते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट करते जो है लिखते हो, तो सुपरस्क्रिप्ट आपको दिखता है फुट नोट की साइटेशन में। तो इसकी आपको कीबोर्ड की मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है इसकी क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। ये है इसकी आपकी शॉर्टकट, क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये था। तो यहाँ पे हमने देखा था ये जो कैरेक्टर है अबव सराउंडिंग टेक्स्ट के अबव होता है। तो अगर हम बात करें सबस्क्रिप्ट की, तो ये बिलो द जो है जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें O3 जो कि ओजोन है, तो इसमें आप देख सकते हो ये जो 3 है ये नीचे है, तो ये क्या है, इसका सबस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो एक तरह का ये आपको आप बोल सकते हो कि जो मैथमेटिकल सीक्वेंस होता है उसके ये कुछ नंबर्स को रेफर करता है, या फिर वेक्टर के एलिमेंट्स को ये आपको ये सबस्क्रिप्ट रेफर करता है, ठीक है। ये मेन चीज आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी बचा हमारा ये स्ट्राइक थ्रू। तो अगर आप देखोगे कि कोई भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस तरह से बीच में जो लाइन बच जाती है ये होती है आपकी स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो ये आपकी होम टैब में आता है, वहां पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, या फिर आप इसकी जो शॉर्टकट है वो आप लिख लेना कंट्रोल प्लस 5, ठीक है। तो ये आप करोगे तो प्रेस करोगे तो आपका स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज एप्लीकेशन, इनमें से विंडोज एप्लीकेशन कौन सी नहीं है। ऑप्शन है आपके नोट पैड, कैलकुलेटर, वर्ड पैड या फिर ट्वीट बोर्ड। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अगर आपको पता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, तो इसका राइट आंसर है आपका ट्वीट बोर्ड। ये आपकी विंडोज एप्लीकेशन नहीं है। तो ये जो ट्वीट बोर्ड कहाँ पे यूज होता है, जब आपने देखा होगा जो ट्विटर था पहले, अभी उसको एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए ट्वीट बोर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको म्यूट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ ये फंक्शंस करता है, तो इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे मिलता है, अगर आपने वहां पे सब्सक्रिप्शन ली हो तो वो उसी को ये ट्वीट बोर्ड का यूज करने के लिए अलो होता है। बाकी ये नोट पैड, कैलकुलेटर एंड वर्ड पैड ये सारे के सारे विंडोज की एप्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP। काफी ज्यादा इसको आपने ध्यान से देखना है, इस पे एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर आप देखोगे तो ये सेंट्रल वाला तो अब पहले ही एलिमिनेट हो रहा है, कंट्रोल, ये ट्रांसपोर्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अच्छा ये 2 बार हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है B एंड D दोनों इसके राइट आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो क्या गवर्न करता है कि किस तरह से जो नेटवर्क्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको ये आपका जो है गवर्न करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये एक जैसे कि आपके नेटवर्क में आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हो, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल ये एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो जो डेटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में पहले ब्रेक करता है, फिर उनको ट्रांसमिट करवाता है नेटवर्क के थ्रू, और फिर उनको जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो फिर से उनको रीअरेंज करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो डेटा पैकेट्स में ये ब्रेक डाउन करता है, उनके बीच में कुछ भी अगर एरर्स होंगे ये उनको भी चेक करता है, और इस तरह से फिर रीट्रांसमिशन भी ये करता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर कुछ जरूरी हो तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। और ये आपका जो है TCP, ये जो आपका TCP IP सूट होता है ये उसका एक मेन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। TCP IP जिसमें आपका TCP तो हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP हो गया आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपके जो है नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं ना आपके इंटरनेट पे, उनको कनेक्ट करने के लिए, और आपके जितने भी प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जैसे कि इंट्रानेट हो गया, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रानेट हो गया, उनको भी कनेक्ट करने के लिए ये यूज होते हैं। तो ये आपको मेन चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में वैलिड कैटेगरी इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे इम्पैक्ट होंगे, बस इसमें एक होगा जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होगा। ऑप्शंस देखेंगे हम,
डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो ये आपको मेन चीज पता होनी चाहिए। ये JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, दैट आई कैन टेल यू ऑल, कि ये आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो ये डेजी व्हील प्रिंटर भी है, ठीक है, ये भी है, लाइन प्रिंटर ये भी है, ड्रम प्रिंटर ये भी है। तो लेजर प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, तो ये आपको मेन पता होना चाहिए। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। 3 तो हमने कर लिए, कौन कौन से, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। उसके अलावा और भी कुछ कुछ है, वो लिख लेना आप, जिसमें आपका आएगा बाल प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, बाल हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और एक और आएगा आपका चेन प्रिंटर। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल्स हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमने एक पढ़ी, एक क्या थी, लेजर प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद है आपकी इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद है थर्मल प्रिंटर, देन आपका आएगा डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। तो ये आपसे इन्हीं की टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, देन आपका LED प्रिंटर्स। ये सारी की सारी आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करके इमेजेस या टेक्स्ट बिना पेपर पे स्ट्राइक करे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये पेपर पे स्ट्राइक करे बिना ही आपकी कॉपीज को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये कॉपीज प्रोड्यूस करने के लिए पेपर पे ये स्ट्राइक करता है, ठीक है, अलग अलग जो भी प्रिंटर्स के अकॉर्डिंगली जो उसकी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका तो आपको आना चाहिए। तो काफी इजी क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आज के क्वेश्चंस करने का मेन मोटिव है कि इजी क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना है। आप कई बार इनमें फंसोगे और इसमें से आपके जो 1 मार्क्स आप आसानी से ले सकते थे वो भी आप इसमें मिस कर सकते हो। तो इसी वजह से इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। राइट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। तो एक तरह से इससे क्या होता है कि आप डिजिटली 2D या फिर 3D मॉडल जो रियल ड्राइंग्स होती है ना वो आप क्रिएट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो ये CAD जो है सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं डिजाइंस वगैरह क्रिएट करने के लिए, जिससे ये टेक्निकल ड्राइंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट WWW स्टैंड्स फॉर। तो WWW क्या है इंटरनेट में? तो ये है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार, या फिर वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो ये तो कुछ है ही नहीं, रेसलिंग क्या ही है इसमें, वर्ड स्टार भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको मेन चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए कि ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये हमें क्या इनेबल करता है, हमें क्या अलो करता है कि हम जो है इंटरनेट में यूजर फ्रेंडली वे में, मतलब जो यूजर होंगे ना उनके लिए यूजर फ्रेंडली जो भी उनके लिए कंटेंट होगा वो हम उनको प्रोवाइड करें। WWW ये आपको इनेबल करता है, ठीक है। तो अगर उनको कोई भी जो है इंटरनेट में कुछ भी सर्च करना हो तो वो आसानी से उसको यूज कर पाए और सर्च कर पाए। तो इस तरह से ये कंप्यूटर सिस्टम होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर पिक्चर्स होंगे उनको लिंक्स करता है, उनको लिंक करता है। आपका कोई भी डेटाबेस हो ना उसमें वो पिक्चर्स भी लगाएगा, उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिंक कर देगा और वो आपके कंप्यूटर्स में स्टोर कर देगा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। और इससे क्या होता है कि जो लोग होंगे हर जगह पे वो उसे यूज कर सकते हैं। तो इसकी ये जो है एब्रीविएशन रखी हुई है क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पे भी वो लोग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी पिक्चर्स होंगे, जो भी डेटाबेस होगा वो अगर वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा कंप्यूटर सिस्टम पे तो वो उसको कहीं से भी दुनिया में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका Which is not an extension of a picture file on a computer। तो पिक्चर फाइल की कंप्यूटर में एक्सटेंशन कौन सी इसमें से नहीं है? ऑप्शन से .jpeg,
.png.gif या फिर .mdb। तो अगर हम बात करें JPEG ये भी है, ठीक है। अगर PNG की बात करें ये भी है, GIF की बात करें ये भी है, लेकिन ये जो है MDB जो इसकी एक्सटेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका MDB, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी और भी एक्सटेंशंस है, बट जो यहाँ पे दी हुई है इसके बारे में बता दूं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। PNG की है आपकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये है आपकी PNG की। उसके अलावा GIF की है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, इससे लिखा जाता है, ठीक है। तो मेन चीजें अब मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी हैं इसकी, TIFF, ये आप नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता तो, PSD, उसके अलावा PDF, उसके अलावा EPS, AI, देन INDD, जो नहीं है आपने लिखी हुई है ये आप लिख लेना, और है आपकी रॉ। तो ये सारी की सारी आपकी एक्सटेंशन है पिक्चर फाइल की कंप्यूटर में। नेक्स्ट है अ निबल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स, ऑप्शंस 4, 8, 16 और 32। तो अगर हम बात करें एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, और दो निबल्स में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। 2 × 4 कितने हो गए, 8 हो गए। 1 में हो गए 4, 2 में हो गए 8 बिट्स, और 1 बाइट में कितने बिट्स होंगे, यहां पे आपने लिखना है 1 बाइट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स। तो इसमें आपको राइट आंसर है आपका 8 बिट्स। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, क्या, 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, एंड 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। 2 निबल इज इक्वल टू 8 बिट्स एंड इक्वल्स टू 1 बाइट। ये तीनों एक साथ बराबर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक जो है MB में कितने KB होते हैं, किलो बाइट्स होते हैं, ये बाइट्स है, निबल में बिट्स होता है, उसमें बाइट्स होंगे फिर जब KB की और MB की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आएंगे आपके 1024 किलो बाइट्स, फिर इस तरह से ये 1024 ये आगे आगे रिपीट होता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लाइन या फिर डेजी व्हील। तो इसमें से कौन सा प्रिंटर है जो एक टाइम पे एक कैरेक्टर से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है सिर्फ एक टाइम पे 1 कैरेक्टर ही ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस को यूज करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग जो है प्रोसेस को ये यूज करता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है ना आपकी, उस पे ये डॉट्स बनाते हैं, डॉट्स प्लेस करते हैं। तो फिर इस तरह से जो क्वालिटी जो इमेज की होती है वो किस तरह से डिटरमिन होती है, जितने नंबर ऑफ आपके जो डॉट्स होंगे पर इंच, ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच, उतनी आपकी क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, प्रिंट क्वालिटी। तो ये आपको मेन चीज याद रखनी है। और उसके अलावा जो डेजी प्रिंटर है, तो ये भी जो आपका एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो भी डेजी का प्रिंटर होता है ना, और इसका जो प्रिंट मैकेनिज्म होता है वो एक तरह से डेजी की जैसे दिखता है, ठीक है। और बाद में जो है लेजर प्रिंटर की बात करें तो ये जो जितना भी डेटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, पूरा का पूरा पेज प्रिंटिंग से पहले ही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेज पहले ही उसको क्या कर देता है, स्टोर कर देता है और प्रोसेस कर देता है। तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कम्स अंडर डैश मेन्यू। MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कौन से मेन्यू में आता है। ऑप्शन है इसके व्यू, फाइल, इंसर्ट या फिर एडिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका एडिट। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडिट करके हम इसको रिप्लेस कर देंगे। क्या, कैसे लर्न करना है, एडिट करो और रिप्लेस करो, ठीक है, पुरानी उसकी शेप को रिप्लेस करो। और इसकी आपको एक शॉर्टकट भी पता होनी चाहिए, शॉर्टकट है इसकी Ctrl+H।
कंट्रोल प्लस एच से जो है रिप्लेस ऑप्शन आपका मेन्यू में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पे लोकेटेड है? चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु या फिर कोलकाता? तो इसको जो है परम सीरीज जो सुपर कंप्यूटर्स की है, इसको किसने डेवलप किया था? पुणे बेस्ड सीडेक। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये जो है पुणे में लोकेटेड है, तो इसी वजह से ये आपका परम कहाँ पे लोकेटेड है? पुणे में। ठीक है, ये आपको मेन चीज याद रखनी है। और इसमें इसके अलावा ये पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे भी ये लोकेटेड है आपकी परम सीरीज जो सुपर कंप्यूटर्स की है। तो मेन चीज आपको ये याद रखनी है। और इसके अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल मशीन। जो परम है ना, परम के बारे में भी आपको फुल फॉर्म आ सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपकी पैरेलल मशीन। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कबुक इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू? जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक होती है वो किसके साथ रिलेटेड होती है? MS एक्सेल, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट या फिर MS वर्ड? तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपको पता ही है, ये आपके MS एक्सेल के रिलेटेड है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आप एक्सेल में क्रिएट करते हो। कहाँ पे क्रिएट करते हो? एक्सेल में एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो एक जो वर्कबुक होती है, इसमें एक से ज्यादा जो है आपकी क्या कहते हैं उसको, वर्कशीट आपकी होती है। किसमें? वर्कबुक में एक से ज्यादा आपकी वर्कशीट होती है। तो इससे आपको ये चीजें याद रखनी है। और इसके बारे में और भी मैं बता दूं आपको, तो अगर आपकी बाय डिफॉल्ट बात करें, कोई भी वर्कबुक है एक्सेल में, वर्कबुक है, उसके अंडर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। कितनी? 3 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन आप इसको ऐड भी कर सकते हो या फिर आप इसको रिमूव भी कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। और कब कितनी तक आप वर्कशीट इसमें ऐड कर सकते हो? अप टू 255 वर्कशीट्स आप रख सकते हो। क्या रख सकते हो? 255 वर्कशीट आप रख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 होती हैं, जिनको आप ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। तो मेन चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा आप इसकी एक्सटेंशंस देख लेना, XLSM डॉट XLSM डॉट XLSB डॉट XLTX। ठीक है, तो ये जो M वाला है ये मैक्रोज के लिए है, XLSB, ठीक है, SB, तो ये आपका बाइनरी वर्कबुक के लिए है। और ये डॉट XLTX जो है ये टेम्पलेट्स के लिए है। तो ये सारी की सारी आपकी एक्सटेंशंस होती हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है ना, उसमें 1048576 आपकी रोज होती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी बोल सकते हैं 10,48,576 आपकी क्या होंगी? रोज होंगी। और कॉलम्स कितने होंगे? 16,384 16,384 आपकी कॉलम्स है। और जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो आपकी रहेगी अप टू 255 कैरेक्टर्स। कितनी? अप टू 255 कैरेक्टर्स। ये आपकी कॉलम की आपकी विड्थ रहती है। और जो हाइट रहती है ना रो की कितनी हाइट हो सकती है? वो आपकी अप टू 409 पॉइंट्स। ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता देती हूँ। रोज आपके कितने होंगे टोटल? अप टू 10,48,576। कॉलम्स होंगे 16,384। आपकी कॉलम की विड्थ कितनी हो सकती है? अप टू 255 कैरेक्टर तक आप उसमें जो है कर सकते हो। और रो की हाइट कितनी होनी चाहिए? अप टू 40 पॉइंट्स। और मैंने आपको वो भी बताया कि एक्सेल में वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं, जिनको आप ऐड रिमूव करके अप टू 255 तक कर सकते हो। और जो विड्थ है कॉलम की वो भी आप अप टू 255 कैरेक्टर्स तक कर सकते हो। आई होप इतना तक आपको ये सही समझ आया होगा। द विंडोज साउंड फाइल हैज द एक्सटेंशन, साउंड फाइल जो होती है विंडोज की उसकी क्या एक्सटेंशन है? .wav.sat.wpd.dif। तो इसका राइट आंसर है आपका .wav। ठीक है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म मैं बता दूं, लिख लीजिएगा आप, वेव फॉर्म, ठीक है, ऑडियो साउंड फाइल है ना ये, तो इसी वजह से इसमें ऑडियो होगी। तो इसकी फुल फॉर्म है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल।
तो ये आपको मेन चीज याद रखनी है। उसके अलावा ऑडियो फाइल्स की और भी बड़ी सारी एक्सटेंशन हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन है क्रिस्टल रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, कैबिन रे ट्यूब या फिर कार्बन रे ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कैथोड रे ट्यूब। ये आपकी CRT की क्या है, फुल फॉर्म है। ये बहुत बार आपसे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका वायरस स्टैंड्स फॉर। तो कल मैंने इस पे भी आपको लेक्चर पढ़ाया था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो देख लेना वहां जाके, जिसपे आपने बहुत सारे MCQs प्लस रिवीजन हुई थी। ऑप्शन से वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड, वेरीफाई इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च। तो इसमें आपका राइट आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये था इसका राइट आंसर। अब है नेक्स्ट ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर, ये है ही नहीं, कंप्यूटर तो कुछ नहीं है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड, इस दो को देखना है, ये दोनों के दोनों पहले एलिमिनेट हो रहे हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हुआ थर्ड वाला, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन, एक सेकेंड, हाँ ये सॉरी ये है आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये स्पेशल कोड कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर आपका D। तो देखो आप इसी तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं पेपर में, तो आपको इसी वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि इस पे आपको एक्साइट होके अच्छे गलत आंसर नहीं मार्क करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका OCR स्टैंड्स फॉर। तो ये अगेन इजी क्वेश्चन है और इसके बाद भी आपको पता होनी चाहिए। OCR पे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन ये तो नहीं है, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग ये भी नहीं है, अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये आपकी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है जो आपके जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उनको स्कैन करती है और उनको फिर मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करती है। क्या करती है ये? जितना भी प्रिंटेड टेक्स्ट होगा, कैरेक्टर होंगे, उनको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको ये स्कैन करके उनको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करती है। फिर आपका ये जो टेक्स्ट होगा ये सिस्टम की मेमोरी में स्टोर करती है, ठीक है। अब मेन चीज जो होती है ये क्या यूज करती है OCR, ये लाइट यूज करती है ताकि जितने भी कैरेक्टर्स होंगे और जो भी ब्लैक स्पेस होगी कैरेक्टर या फिर जो ब्लैंक स्पेस होगी उनके बीच में ये लाइट यूज करके उनको डिफरेंशिएट करती है। लेकिन जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है MICR, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? MICR क्या यूज करता है? मैग्नेटिक इंक। क्या यूज करता है? मैग्नेटिक इंक। लेकिन OCR क्या यूज करता है? लाइट, ठीक है। तो ये मेन चीज आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP। तो ISP की क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेट सर्वेंट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटेक्शन या फिर इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। तो अगेन इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो कंपनी है ये आपको जितने भी इंडिविजुअल हैं या फिर जितने भी बिजनेस हैं उनको क्या करती है? इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपकी एयरटेल होगी, आपकी जियो होगी, आपकी VI होगी, वोडाफोन आइडिया। तो ये सारे के सारे आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिससे आप नेट यूज करते हो, ईमेल अकाउंट, जितना भी डेटा आप इंटरनेट पे यूज करते हो वो सारा का सारा इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज VGA स्टैंड्स फॉर। VGA की फुल फॉर्म बतानी है आपने। वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो गेम अवार्ड्स या वीडियो ग्राफिक्स एक्सेलरेटर। तो अगेन इसका राइट आंसर है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार आपसे पेपर में रिपीट हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के आपके फिर से चांसेस हो जाते हैं कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो है 15 क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। तो इसमें आपने मुझे बताना है कि 15 में आपका स्कोर कितना रहा है और सभी ने ये कमेंट बताना है मुझे कि कितना स्कोर रहा है। अगर आपके 12 प्लस आज के लेक्चर में स्कोर रहा है तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है,
ठीक है। और अगर आपका 14 प्लस या फिर 15 आपका पूरा का पूरा आंसर है तो आप जो है एकदम एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। लेकिन एक्साइटमेंट में आपने पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली जितना हो सके, क्योंकि आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आपको कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। तो इसी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि डेली जो है लेक्चर्स भी फॉलो कीजिए और अपने एंड से भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा अच्छी होगी। बाकी हमारे जितने भी लेक्चर प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके अलावा हमने वीडियोस अभी जिनके प्लेलिस्ट नहीं बनी है वो आप देखो, आपको हर एक लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।